जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप जो घर बनाते हैं ना सपनों का, वो 100 साल बाद खंडहर हो जाता है। उससे भी बड़ी बात, पूरी जिंदगी आप हमेशा जो राजनीति करते हैं, दांवपेच करते हैं, वो कभी कभी आप पर भारी पड़ता है। और यही बात आजकल बीजेपी में चल रही। सोचिए, कल तक पार्टी तोड़ने वाली बीजेपी, शिवसेना को तोड़ा, चिराग पासवान की पार्टी टूटी, एनसीपी शरद पवार की पार्टी तोड़ दी गई। लग रहा था जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम अभी विजय मतलब कभी हारेगी ही नहीं। आपको पता है बीजेपी में क्या खबरें चल रही है? मीडिया के हिसाब से जो सूत्र है वो क्या बता रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आरएसएस कुछ भी करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच तलवारें खींच गई है। या तो योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने रहेंगे। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दिलवाने के लिए 75 साल वाला खेल चलना है और इसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपनी बलि देंगे, वो इस्तीफा देंगे। कहा जा रहा है कि अमित शाह कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें बनना है। आरएसएस की पहली पसंद अमित शाह नहीं है, आरएसएस की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी पसंद गडकरी हैं, तीसरी पसंद फडणवीस हैं। कोई दलित पिछड़ा नेता दूर दूर तक नहीं है। सोचिए आरएसएस। लेकिन खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हुई, तस्वीरें सबके सामने हैं। दोनों ऐसे चेहरे बने हुए हैं जो सब कुछ बयां कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है कि चेहरे को तो नहीं छुपाया जा सकता, चेहरे पर जो अक्स बनते हैं, जो तस्वीरें बनती है। वही नड्डा से भी मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि नड्डा गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। पहले खबर उड़ते उड़ते आई कि आरएसएस चाहती है कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें या अध्यक्ष का दावा छोड़ दें। अध्यक्ष उनके मनपसंद का नहीं होगा, या फिर अगर वो प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो अध्यक्ष आरएसएस का होगा, और अगर अध्यक्ष नरेंद्र मोदी अपनी पसंद का चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आरएसएस का होगा। तो ये खींचतान जारी है। और यूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? अगर योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहते हैं, एक ही बात को लेकर समझौता हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने भी पेच फंसा दिया है कि योगी आदित्यनाथ तभी सीएम बने रह सकते हैं जब मैं पीएम बना रहूं, और 2029 में फिर बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन सवाल है कि यह सरकार कितने दिन चलेगी? क्या कौन गारंटी लेगा कि यह सरकार 2029 तक चलेगी? चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के चक्के पर यह सरकार चल रही है। हां, एक नया पार्टनर उनको मिलता हुआ दिख रहा है, उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे सिर्फ इस सरकार को नहीं बचा सकते हैं, और सरकार चल भी जाएगी तो सवाल है कि नरेंद्र मोदी निपट पाएंगे आरएसएस से? तो सोचिए, योगी आदित्यनाथ की भी अब तो एक बात तो तय है कि एक मयान में दो तलवार तो नहीं रह सकते हैं। तो सबसे बड़ी खींचतान है। इसी बीच कल से पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है। तो सोचिए, कल तक जो बीजेपी अजेय लग रही थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी की कोई काट नहीं है, अमित शाह कह रहे थे कि 50 साल हम देश पर राज करेंगे, उसकी स्थिति सामने आ गई है। और जो खेल चल रहा है वो जब आप बताऊंगा तो सोचिए, कुछ तो बड़ा होने वाला है। मोदी 75 के करीब, बीजेपी में उत्तराधिकारी को लेकर अंदर खाने घमासान मचा। योगी मैं बारिश हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मोटा भाई नहीं मैं। अमित शाह कह रहे हैं कि मैं। नड्डा गृह मंत्रालय चाहिए, राजनाथ सिंह बुलाया तक नहीं गया। तो ये सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर कोहराम मचा हुआ है। और सोचिए, आरएसएस की आंखों में नरेंद्र मोदी खटकने लगे हैं। तो जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का न हुआ, वो किसी दलित पिछड़े किसान नेताओं का होगा।
क्या नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? यह भी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि योगी आदित्यनाथ के पीएम बनने पर सहमति बनेगी? क्या यूपी के तरह जो दलित पिछड़े हैं देश में, जो नीतीश कुमार है, क्या वो सहमत होंगे? चंद्रबाबू नायडू सहमत होंगे? और क्या गडकरी के नाम पर सहमति बनेगी? क्या फडणवीस के नाम पर सहमति बनेगी? लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर आरएसएस चाहता क्या है? सोचिए, आरएसएस चाहता है कि इस देश में स्कूलें बंद हो। आरएसएस चाहता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हो। आरएसएस चाहता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन एक बड़ा खेल हुआ है, अब आरएसएस की दो पार्टी इस देश में नहीं रह गई है। पहले उसकी दो पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, या जितनी भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां थी वो आरएसएस की पार्टी थी। उसमें जगन मोहन रेड्डी निपट गए हैं, चंद्रबाबू नायडू, ये उड़ीसा वाले नवीन पटनायक निपट गया। अब एक ममता बनर्जी बच रही हैं, ममता बनर्जी बच रही हैं, लेकिन लगता है कि अगली बार वो भी निपट जाएंगी। ये बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी इसलिए बची हुई हैं क्योंकि वो सेकुलर के नाम पर मुस्लिम वोट ले रही हैं। लेकिन बिहार में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये जो पूरा कवायद चल रहा है, सोचिए, क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के इस युद्ध में कौन जीतेगा? आप लोगों को क्या लगता है? क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा? मुझे लगता है कि एक समझौता बन सकता है कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहें और नरेंद्र मोदी पीएम बने रहें। तो सोचिए, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ वो बड़ा चेहरा है आरएसएस के पास। बीजेपी चाह रही है, आरएसएस चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ कंटेंडर हो, बने रहें, और नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि आरएसएस मोदी हट जाए। लेकिन इस बार मैं फिर कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं तो प्रधानमंत्री कौन होगा? आरएसएस की तीन पसंद है, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस। और अगर ये तीनों प्रधानमंत्री में से कोई बच जाते हैं तो 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस देश का दलित पिछड़ा, किसान, हिंदू, आदिवासी किसी कीमत पर सवर्ण पीएम को तो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समझकर चुनाव में आए थे, ओबीसी कहकर उन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद बहुत सारे दलित पिछड़ा एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक दलित राष्ट्रपति, फिर आदिवासी समाज की राष्ट्रपति, दो आदिवासी मुख्यमंत्री, एक दो ओबीसी भी मुख्यमंत्री बनाए। ये सोशल इक्वेशन योगी आदित्यनाथ में नहीं दिखता है। ये सोशल इक्वेशन देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी नहीं कर सकते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी का अब आरएसएस यूज एंड थ्रो कर रही है? लेकिन आरएसएस को एक बड़ा झटका लगा है। आरएसएस की जो सबसे पुरानी पार्टी थी कांग्रेस, वो विशुद्ध रूप से अब बहुजन आइडियोलॉजी वाली पार्टी बन गई है। लगातार राहुल गांधी सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। सोचिए, ओबीसी की बड़ी बैठक 25 तारीख को दिल्ली में हो रही है। अनिल, जय हिंद। जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम जो है वो भी कांग्रेस में गए हैं, खड़गे जो है वो उनके अध्यक्ष हैं। तो आरएसएस की एक पार्टी तो खत्म हो गई है, नवीन पटनायक खत्म हो गए हैं, ममता बनर्जी बची हुई, उनका देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में आप लोग बताइए कि कौन भारी पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से, चूंकि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस का शह है, आरएसएस की मदद है, तो न तो प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ को हटा पाएंगे, न योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी को हटा सकते हैं। ये बड़ा खेल तो चल रहा है। सोचिए, आरएसएस ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऑप्शन रखा है कि या तो आप अपना अध्यक्ष बना लीजिए, वो कह रहे हैं कि किसी पिछड़े को अध्यक्ष बनाएंगे, शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर आप प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो अब तक आरएसएस के सबसे बड़े लाडले थे, अब वो आरएसएस की पहली पसंद नहीं रह गए हैं। आरएसएस की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ, दूसरे नंबर पर गडकरी और तीसरे नंबर पर फडणवीस है। और ये तीनों सवर्ण समाज से है।
ऐसे में सवाल होता है कि जो लोग भी आरएसएस में या बीजेपी में गैर सवर्ण लोग हैं, क्या ये बात उनके गले से उतरेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये गलती बीजेपी और आरएसएस कर देती है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना महंगा पड़ सकता है आरएसएस को, और यहीं से रास्ता खुलता है 2029 के लिए राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के नाम पर जो बातें कर रहे हैं, अगर वो उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, सोचिए। देखने में अभी देखा गया है, बीजेपी कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में ओबीसी रिजर्वेशन 42% कर दिया गया है। कांग्रेस की सरकार है, आपको बता दें कि कर्नाटक में एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 75% कर दिया गया, टोटल 85%। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम 50% का बैरियर तोड़ेंगे और एससी एसटी ओबीसी को मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर में भी हम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस को समझने लगे हैं, और इसके लिए बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा डॉक्टर अनिल जय हिंद और राजेंद्र पाल गौतम, जो कि नई खेप जो कांग्रेस में गए हैं, जो सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जो तपे तपाए हुए लोग हैं। सोचिए, आरएसएस में जो लोग हैं, जो कांग्रेस का जो सवर्ण लॉबी है, वो राहुल गांधी से इत्तेफाक नहीं रखता है। ऐसे में बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी को हटाती है तो उसको एससी ओबीसी वोटों से हाथ धोना पड़ेगा, और इसी ताक में है कांग्रेस और राहुल गांधी। उनको लगता है कि अगर ओबीसी का उधर से मोह भंग हुआ तो हम फिर उस मुद्दे को उठाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ओवरऑल बिहार में आप देखिएगा, सवर्ण समाज को कोई भी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। जहां जहां बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी सवर्ण कैंडिडेट खड़ा करेगी, महागठबंधन के लोग दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा और पिछड़ा कैंडिडेट लड़ाएंगे। बिहार की राजनीति की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी का इस बार बोलबाला होगा और जमकर उनको टिकट मिलेगा। अति पिछड़ों की लॉटरी लगने वाली है, और महागठबंधन हो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है, और इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का समय आ रहा है और उनकी राजनीतिक भागीदारी अब बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नेता चुनने में जरूर सावधानी बरतिए। जो स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, नौकरी, पढ़ाई लिखाई की बात करे, उसको सत्ता में लाइए। इसी बीच खबर यह भी है कि असम में ब्राह्मण समाज से आने वाले मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा लगातार अब वो नया बड़े सांप्रदायिकता के पोस्टर बॉय बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां मुसलमानों के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली में गरीबों के झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो है, जिनकी कांग्रेस में, बीजेपी में वापसी हो सकती है, ये भी खबर चल रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस के लिए सबसे बड़ा नुकसान है कि अब उसके पास एक ही पार्टी बच गया है, और वो है बीजेपी। कांग्रेस ने आरएसएस से किनारा कर लिया है, और पिछले 10 सालों में जिस तरह से बीजेपी की सरकार चली है, आरएसएस की सरकार चली है, जितने दलित पिछड़े नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, वो कम से कम सबक तो सीख ही गए हैं। चाहे वो यूपी हो, चाहे झारखंड हो, हेमंत सोरेन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इन लोगों को बीजेपी ने कम से कम बहुजन, आरएसएस ने बहुजन तो बना ही दिया है। जिस तरह से इनके अपने ही दल के सवर्ण नेताओं ने इन लोगों को धोखा दिया, तेजस्वी यादव को जिस तरह से आनंद मोहन के बेटे ने पीठ में छुरा घोंपा, अखिलेश यादव के सवर्ण विधायकों ने जिस तरह से धोखा दिया, यहां तक कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया, इन सब खेल से पता चल गया कि इस देश में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है और जाति कभी जाति नहीं है। इसलिए तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है, वो किसी भी कीमत पर अब समझने लगे हैं कि उनको सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और अपना भला चाहिए, तो अपने ही दलित, पिछड़े नेताओं को चुनना पड़ेगा। बिहार में आप एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, अभी एससी एसटी ओबीसी, अल्पसंख्यक और किसानों की संख्या, अल्पसंख्यकों की टोटल संख्या मिलाकर संसद और विधानसभा में 50% का आंकड़ा पहुंचा है। इस बार बिहार में लगभग 80 से 85-90% जो टिकट है, चाहे पार्टी कोई हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो
ये सारी पार्टियां जो है वो टिकट जो अब देंगी इस बार 85-90% टिकट जो है वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों को मिलने जा रहा है। तो राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और बाबा साहब ने जो संविधान के साथ वोट का अधिकार देकर जो सपना देखा था कि वोट का राज मतलब छोट का राज, और धीरे धीरे मैं कह रहा हूं अब मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार चुनी जाएंगी। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें, मुकेश सहनी ने बड़ा कॉल किया है और पटना में फूलन देवी जी के लेकर एक बड़ा कार्यक्रम 25 तारीख को है। कल चंद्रशेखर आजाद का बड़ा कार्यक्रम है बापू सभागार में पटना में। ओबीसी, कांग्रेस ओबीसी का बड़ा कार्यक्रम जो है 25 को है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और इसी बीच असम में मुसलमानों के घर तोड़े जाने की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हेमंता बिश्व शर्मा और कांग्रेस में तीखी तलवारें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अगर आप राजनीतिक गलियारों की बात करें तो मोदी और आरएसएस में जो खींचातानी है वो सबसे बड़ी खबर है। आरएसएस कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं असली हकदार हूं। गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की भी नजर प्रधानमंत्री के पद पर है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस किनारा करेगा और देश का असली प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? और यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल राजनीति में शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। जो मान्यवर साहब का नारा था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वो दिखने लगा है। समाज जागरूक हो रहा है। जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वो दिख रहा है। तो जो एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की इस देश में रही है और जिन लोगों ने इसके लिए अपनी जान दी है, चाहे वो जगदेव बाबू की शहादत हो, जो बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान किया और जिसको लेकर मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी जिंदगी लगा दी, लालू यादव अब तक लड़ते रहे, मायावती जी जिसकी लड़ाई लड़ रही है, चंद्रशेखर जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जगदेव बाबू ने जिसके लिए शहादत दी, और शरद यादव जिन्होंने जिंदगी भर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और ऐसे तमाम वो शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े नेता जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके सपनों का देश तो अब बनेगा। लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है लेकिन पीसेगी जरूर। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, और लोकतंत्र जिंदा रहा तो एक न एक दिन सबको अपने अधिकार जरूर मिलेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।